हाँ तो बच्चों देखिए, आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं क्लास 8th की मैथमेटिक्स और चैप्टर है हमारा आंकड़ों का प्रबंधन। चैप्टर 4.1 आंकड़ों का प्रबंधन। तो बच्चों ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हम इकट्ठे करके और इनका प्रबंधन करते हैं, इनको व्यवस्थित रूप से जमाते हैं, सिस्टम से इनको रखते हैं और सिस्टम से जो रखना ही और कुछ खास उद्देश्य को जाहिर करना ही आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हम, मैंने कोई चित्र बनाया, ये चित्र है और ये चित्र एक ही चित्र 100 के बराबर है। अब ये 100 आपके कुछ भी हो सकता है, कोई भी 100 आंकड़े 100 इकट्ठे कर लिए हमने एक चित्र के माध्यम से, क्योंकि अब इसलिए करना पड़ता है हमको कि हम 100 चित्र नहीं बना सकते उसके। अगर इनको लिखना होगा हमको तो 100 चित्र एक कॉपी में या एक पेज में इनको इकट्ठा करके बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक पैमाना मान लिया हमने कि इस चित्र के बराबर ऐसे ही 100 चित्र है मान लो। अब इस अगर मान लो हमने इसको ऐसे आधा बनाया तो इसका मतलब हो गया 50 चित्र ऐसे। अब मैं यहां पर मान लो कि इस तरह से आपको इसकी एक सारणी बना करके रखूं कि भाई जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में, इन 3 महीनों में ये जो चित्र की कोई भी चीज है, चाहे प्रेस है, पंखा है, कूलर है, टीवी है, जो भी है, ये एक के बराबर वो 100 है। अगर 100 प्रेस मानते हैं हम इनको, आयरन मानते हैं 100, तो ये एक चित्र के बराबर 100 आयरन है, 100 प्रेस है। तो मैंने यहां बनाया आपको कि भाई किसी कंपनी ने जुलाई के महीने में इतनी प्रेस बनाई, अगस्त के महीने में उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से मैंने ये आलेख तैयार कर दिया, एक सारणी तैयार कर दी जिसमें 3 चित्र बनाए इस तरह के, और इस एक चित्र के बराबर हमने लिख दिया 100 प्रेस या 100 पंखे, 100 पेन, कुछ भी लिख सकते हैं, 100 मोबाइल। तो अब जब एक चित्र 100 को इंडिकेट कर रहा है तो यहां पर मैंने 3 बनाए। इसका मतलब ये होगा कि जुलाई के महीने में उस फैक्ट्री में 300 प्रेस बनाई गई, तैयार की गई, मैन्युफैक्चरिंग की गई 300 प्रेस की। अगस्त के महीने में 100, 200 और ये 300 प्लस 50, क्योंकि ये आधा बनाया चित्र मैंने, आधे का मतलब 50 है, तो 350 बनाए, 100, 100, 200, 300, 350 अगस्त के महीने में। सितंबर में 100, 100, 100, इस प्रकार से 500। अब क्वेश्चन बच्चों किस प्रकार से आते हैं इसमें कि भाई अगस्त के महीने में कितनी प्रेस तैयार की गई, कंपनी के द्वारा या फैक्ट्री के द्वारा अगस्त के महीने में कितनी प्रेस तैयार की गई। तो हम कहेंगे 100, 200, 300 और 350, यानी कि 350 प्रेस तैयार की गई, मैन्युफैक्चरिंग की गई। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन ये हो सकता है कि सबसे कम प्रेस किस महीने में तैयार की गई, तो हम कहेंगे जुलाई के महीने में तैयार की गई, यहाँ 300 ही है। सबसे अधिक प्रेस किस महीने में तैयार की गई, तो इसका जवाब होगा हमारे पास में सितंबर का महीना, सितंबर का। फिर अगर और आगे बढ़कर के हमसे अगर सवाल कर सकता है तो ये किया जा सकता है कि कितना परसेंट या कितनी ज्यादा जुलाई और सितंबर के महीने में प्रेस की संख्या में कितना अंतर आया, या कितनी ज्यादा प्रेस बनाई गई सितंबर में, या जुलाई के महीने में कितनी कम प्रेस बनाई गई, तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे
कि भाई 500 बनाएंगे सितंबर में और -300 बनाएंगे जुलाई में, तो 200 का डिफरेंस आ गया। इस प्रकार से ऐसे सारणी बना करके हम उसका प्रबंधन करते हैं और एक निश्चित अंतराल, निश्चित संबंध इसके माध्यम से दर्शाते हैं। इसको हम आलेख कहते हैं, आलेखों का प्रबंधन या आंकड़ों का प्रबंधन। अब बच्चों ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो एक है इसको हम बोलते हैं चित्र आलेख। क्या बोलते हैं इसको? चित्र आलेख, यानी चित्र बना के दिखा गया है। नंबर 2 जो हमारे पास में आता है एक दंडालेख। ये होगा दंडालेख। इसमें क्या है, दंडालेख में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक दंडालेख, एक होता है द्विविध दंडालेख। आलेख, दंड आलेख जो है, इसमें हमें एक खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हम आलेख बनाएंगे दंड, जैसे कि इसमें है ये, इस प्रकार से हम इनको दंडालेख बनाएंगे। लेकिन जो ध्यान रखने की बात जो हमारी होगी, ये क्या होगी, इसमें है कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि सन 2005 6, 2007 8, 2009 10, 2010 11 या 11 12, ये हमारे सत्र हो गया सेशन। इधर हम लिख देंगे कोई भी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या लिख दो, स्कूल में हुए एडमिशन की संख्या लिख दो, कुछ भी संख्या हम लिख सकते हैं, कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं कक्षा 10th में विद्यार्थियों की संख्या। पचास, 250, 300, 350, 400, और यहाँ पर लिख सकते हैं, जरूर नहीं उससे ही जाए हम सीरियल से, यहाँ पर 750, 700 भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों हम इस आलेख से, इस दंड आलेख से, इसको हम बोल रहे हैं दंड आलेख, एक दंड आलेख। ये एक दंड आलेख बना हुआ है, इसका मतलब है एक दंड आलेख है ये। ये जो दंड आलेख है, ये हमें ये दर्शाता है कि एक अमुक सत्र में, एक निश्चित सत्र में अगर हमसे पूछे कोई कि उस फला विद्यालय में कक्षा 10th में या कक्षा 8th में, कक्षा 9th में, किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी स्कूल के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, जैसे इसको हमने यहाँ थोड़ा इसके सामने लिखना था, यहाँ पर 350, ऐसे ही इसको भी इसके सामने लिख देंगे 300, 400। अब देखेंगे ये जो आंकड़े हैं इसके हिसाब से 2005-6 इसके सामने यहां पर आ रहा है ये आंकड़ा, जो ये हमारा आलेख है ये यहां तक आ रहा है, तो 350 यानी 350, 350 2005-6 में क्लास 10th के छात्रों की संख्या विद्यालय में 350 थी।
इधर देखेंगे हम 2011-12 में, तो इसके सामने हम पहुंचेंगे तो मान लो कि 700 इसके सामने है, तो हम 700 कहेंगे कि 2011-12 में विद्यार्थियों की संख्या 700 थी। ऐसे ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें इस तरह से आलेख तैयार करके दे दिया और नीचे क्वेश्चन लिखे होते हैं और उनका हमको जवाब इस को देख करके देना होता है। क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सबसे कम किस सत्र में क्लास 10th के विद्यार्थियों की संख्या थी, सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या किस सेशन में थी, या उस सेशन में और उस सेशन में विद्यार्थियों की संख्या की तुलना कीजिए। तो हम देखेंगे कि भाई फला सेशन में इतनी संख्या थी, उसमें इतनी थी, तो उसमें कम ज्यादा कैसे कैसे थी, वो संबंध हमें उसमें दर्शाना होगा। इस प्रकार से जो आलेख होता है उसको हम एक दंडालेख कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है द्विदंडालेख। इसमें क्या होगा देखो, इसमें है यहां पर गणित विषय लिख दिया हमने, यहां पर विज्ञान लिख दिया, यहां सामाजिक ज्ञान लिख दिया, यहां संस्कृत लिख दिया। इसके बाद इधर विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। दो 2005-06 और 2006-07। अब ये चीज देखने की बात, समझने की बात यहां पर है। दो 2005-06 और 2006 और 2007, इसके साथ साथ और बने होंगे हमारे जगह की शॉर्टेज है बच्चों, देखिए समझाऊंगा मैं, समझने की कोशिश करना। इसमें क्या है, 10, 20, 30, 40, 50। यहां जो हमने लिखा है इसको समझने की बात है। ये जो हमारा आलेख है द्विदंड आलेख, यानी कि दो, एक ही चित्र में दो दंड आलेख बनाए गए हैं। जो एक तो दिखाता है हमारा 2005-06 के सेशन के नंबर को, एक दिखा रहा है 5-6 के। लेकिन अब हमको दिखाना पड़ेगा इसमें कि 5-6 वाला तो ये वाला है, इसी प्रकार से 5-6 का यहां पर ये है, इसमें ये है और इसमें ये है। इसके साथ जो दूसरा बना हुआ है बच्चों, ये जगह की शॉर्टेज होने की वजह से ये सेम साइज के होने चाहिए। ध्यान रखें, हम जब बनाएंगे पेपर में, जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो कॉपी में जब बनाएंगे तो ये सेम साइज के होंगे, चौड़ाई इनके बीच में बराबर होगी, इसकी जितनी होगी उतनी इसकी होगी। और एक बात और खास ध्यान रखने की है कि दोनों दंड आलेख जो हमारे ये हैं, इनकी चौड़ाई तो समान होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दंड आलेख यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ शुरू हो रहा है, तो इनके बीच में जो गैप है बच्चों, ये गैप भी दोनों का जितना ये है उतना ही इनके बीच में गैप होना चाहिए, वो सेम दूरी। जैसे मैं छोटा सा बना के दिखाता हूं आपको कि एक हमने ये आलेख बनाया, इसके साथ ही हमने दूसरा एक आलेख सेम साइज का ये बना दिया। अब जो हम आगे बनाएंगे, ये आलेख जो बनाएंगे वो भी इस तरह से सेम साइज का ही बनेगा। अब कहने का मतलब ये हुआ, ये हमारा हो गया एक 5-6 वाला या 6-7 वाला। अब देखेंगे ये देखिए, ये जो दूरी है,
आलेख के बीच में उतनी है जितनी ये और ये है। इसके बाद दोनों आलेख के बाद में फिर जो गैप है बीच में वो उतना ही है जितना इनकी चौड़ाई है। फिर दोनों आलेखों की चौड़ाई भी सेम होगी, समान लंबाई की होगी, समान गैप होगा इनके बीच में। ये खास हमको ध्यान रखना है द्विविदंड आलेख के अंदर। यहाँ जगह की छोटी चीजें नहीं बना पाया मैं, अब समझेंगे। अब क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, इसने हमको क्या दिया है इस आलेख के माध्यम से कि गणित विषय, विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान विषय और संस्कृत, इधर 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर। कोई विद्यार्थी मैथ में 2005-6 में और 6-7 में, 5-6 में और 6-7 में जो नंबर लाता है, अगर हम इनको कम ज्यादा करेंगे या तो बराबर नंबर लाया है तो ये ऐसे बनेंगे। जैसे कि समझिए मैथ में रामू ने 30 नंबर पाए हैं 2005-6 में। कितने नंबर पाए? 30 नंबर। अब अगर वो 6-7 में अगले सेशन में मैथ में नंबर भी प्रोग्रेस करता है, ज्यादा नंबर लेकर आता है, तो उसका जो दंडालेख अगला जो बनेगा 6-7 का, वो उसी हिसाब से बनेगा जितना नंबर वो लाता है। अगर वो बच्चा डाउन लाता है सब्जेक्ट में, हो सकता है नंबर कम लेकर के आया हो, तो इसे हमें क्या ध्यान रखना होगा, जितने नंबर लाया हो, जैसे 20 नंबर लाया है तो इसको हमको इतना बढ़ाना पड़ेगा। दोबारा समझिए। अगर बच्चा 2000 यहां लिख देंगे, 2005-6 और 2006-7, 5-6 में नंबर लाया वो 30 मैथ में, और 6-7 में नंबर लाया वो 20, यानी कि डाउन हो गया। अगर बढ़ता है, नंबर बढ़ते हैं उसके, तो उसी हिसाब से बढ़ाएंगे। 40 लाख 40 के सामने टिकाएंगे, इसको ले जाकर यहाँ पर, इसको फिर ऐसे बनाएंगे, ऐसे, और इसको ऐसे, पूरे को ऐसे कर देंगे कलर्ड। ये इससे हमको पता चलता है द्विविदंड आलेख से। इसमें दो बातें हमको एक बार में पता चल रही है, उसके लिए हमको अलग अलग दो दंड आलेख नहीं बनाने पड़ रहे हैं, इसलिए इसको हम द्विविदंड आलेख कहते हैं। बच्चों यहां देखते हैं हम, यहां भी मानेंगे कि अगर ये दंड आलेख का मतलब है यहां पर 50 नंबर, अगर कोई बच्चा संस्कृत के अंदर 2005-6 में, ये 5-6 का हो गया और ये 6-7 का हो गया, अगर 5-6 में मान लो कि नंबर बराबर ला रहा है तो दोनों ऐसे ही बनेंगे। ये बराबर नहीं लाया है, कम ज्यादा लाया है, अगर ये मान लो 40 नंबर लेकर के आया है तो यहाँ पर रुक जाएगा, ये वाला दंडालेख यहाँ रुक जाएगा। अब 6-7 में उसके नंबर बढ़ गए, मान लो 60 हो गए, 50 हो गए, तो फिर उसको हम 60-50 के हिसाब से, 60 हो गए तो और ऊपर ले जाएंगे, और 50 रह गए तो इसके सामने देख करके यहाँ रोक देंगे इसको। ये हम फिक्स लंबाई पहले लिखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक लगाएंगे उसको। ये तैयार करके फिर हम इधर दंडालेख बनाएंगे, और जितने नंबर वो पा रहा है उसके हिसाब से, सामने के हिसाब से हम इनको उनकी दूरी रखेंगे, उनकी हाइट रखेंगे। ये हमें आलेख बनाते समय ध्यान रखना होगा। बच्चों इसके बाद फिर आता है वृत्त आलेख या पाई चार्ट। वृत्त आलेख या पाई चार्ट, वृत्त आलेख या पाई चार्ट, इसमें क्या है बच्चों, एक वृत्त है, इसमें संपूर्ण संख्या को, अब वो संपूर्ण संख्या नंबर भी हो सकते हैं आपके, किसी वस्तु की संख्या भी हो सकती है। इस प्रकार से उस संपूर्ण संख्या से उसके जो भाग होंगे उनके साथ संबंध दिखाया जाता है, यही एक वृत्त आलेख या पाई चार्ट कहलाता है। जैसे हम इसको ऐसे सिंपल में एक चार्ट बनाते हैं,
त्रिज्यखंड हो गया ये। देखेंगे यहां लिख दिया, मान लो हम भोजन पर खर्च, यहां लिख देंगे हम शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर ये लिखो इसको थोड़ा, तो ठीक है, शिक्षा पर खर्च, कपड़ों पर, जूतों पर, और यहां लिख देंगे हम कपड़े, जूते, दवाइयों पर। यहां है ये लगभग 40, 30, 20 और 10 और 10, 60, 80 नहीं, इसको लिखो अपने यहां भी 20 लिखो। इसका मतलब यहां पर ये हुआ, परसेंट लिखेंगे साथ साथ, मान लो ये बच्चों मैंने वृत्त बनाया, और वृत्त में त्रिज्यखंडों के माध्यम से एक व्यक्ति अपने परिवार में जो खर्च चलाता है, खर्च करता है, उसकी मैंने परसेंटेज में अमाउंट लिख दी कि इतना परसेंट वो इस क्षेत्र में खर्च करता है, इतना परसेंट वो इस क्षेत्र में खर्च करता है। मैंने लिखा है भोजन पर खर्चा उसका 40% है, शिक्षा पर खर्चा उसका 20% है, कपड़ों पर 20% और 10-10% वो जूतों पर और दवाइयों पर खर्च करता है। चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 30 कर दें, शिक्षा पर 30 कर दें, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 15 कर दो, ऐसे भी हो सकता है, कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्वेश्चन हमसे जो पूछता है वो ऐसे पूछ सकता है कि किस मद में, किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च हो रहा है। अगर उसकी तनख्वाह 5,000 है या उस परिवार की इनकम 5,000 है, तो विभिन्न क्षेत्रों में खर्च किए जाने वाली राशि को बताइए। एक सवाल तो इसमें इस तरह से आ सकता है। अब मान लो कि खर्चा इनकम उसकी जो है, आय, वो है 5,000, भोजन पर खर्च कर रहा है वो 40%। तो क्वेश्चन हमको ये निकालना है कि भोजन पर कितना खर्च कर रहा है। ऐसे ही हमसे वो सब क्षेत्रों में खर्च होने वाली राशि पूछ सकता है, और फिर उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम किस में खर्च हुआ, सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में खर्च हुआ, और फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि इस और इस क्षेत्र में मिलाकर कुल कितनी राशि खर्च करता है। तो ये जो बच्चों ये दे रखा है, ये है परसेंटेज में, प्रतिशत में है। 100 रुपए अगर मानते हैं इनकम, तो उस 100 रुपए में से ये इनकम खर्च दिखा रखा है। हमको निकालना है उसकी टोटल इनकम में से। अब कैसे निकालेंगे? उसकी इनकम 5,000 मानी हमने, और भोजन पर खर्चा 40%। ये 40% जो है बच्चों को 100 रुपए में से खर्चा है। 100 रुपए आय है, तो भोजन पर खर्चा करता है 40 रुपए। समझना बच्चों, अगर उसकी हम आय 100 रुपए मात्र मानकर चलते हैं, तो उस 100 रुपए में से 40 रुपए खर्च करता है वो भोजन पर। प्रति शत का मतलब होता है प्रति मीन्स प्रत्येक, शत मीन्स 100, प्रत्येक 100 पर, तो 100 रुपए में से खर्च करता है 40 रुपए। अगर वो इनकम उसकी 1 रुपए हो, तो 40 बटे में 100। अब अगर मानो उसकी इनकम 5,000 रुपए है, तो भोजन पर कितना खर्च करता है? तो 40 बटे में 100 मल्टीप्लाई 5,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बच गए 40 ऊपर 50 ऊपर, ये 5 चौका 20,
और 2 जीरो, यानी कि 2,000 रुपए वो व्यक्ति अपने बच्चों के भोजन पर खर्च, परिवार के भोजन पर खर्च करता है। 2,000 आ गए। तो अगर ये तो अब थोड़ा बड़ा हो गया तरीका, अगर इसको हम शॉर्ट करते हैं तो सीधा निकालेंगे डायरेक्ट। अब निकालते शिक्षा पे 30%, तो 30/100, यानी 100 में से 30, तो फिर 5,000 में से कितना, 2 जीरो, 2 जीरो, 5 दिया 15, यानी कि 1500 हो गए ये शिक्षा पर। ऐसे ही 15 कपड़ों पर, तो वही 15/100 मल्टीप्लाई 5,000। बच्चों ये ऐसे है कि अगर 100 में से 15 खर्च करता है तो 5,000 में से कितने खर्च करेगा, ये निकालना है हमको। तो 2 जीरो, 2 जीरो, 15 5 75, यानी कि 750 रुपए कपड़ों पर खर्च कर रहा है। जूतों पर 5%, तो 5/100 मल्टीप्लाई 5,000, 2 जीरो, 25, यानी कि 250 रुपए। दवाइयों पर 15%, तो 15 बटे में, सॉरी 15 10% बटे में 100 मल्टीप्लाई वही 5,000, 2 जीरो, 10×5 = 50, यानी कि 500 रुपए। अब देखिए इस खर्च का टोटल अगर हम करके देखें तो बच्चों पूरे 5,000 रुपए आने चाहिए, क्योंकि उसने अपनी पूरी इनकम को दिखा रखा है इस पाई चार्ट के माध्यम से, इस वृत्त चार्ट के माध्यम से, वृत्त आलेख के माध्यम से। तो देखेंगे, पहले तो देखेंगे 100% हमारा बन रहा 40 30 70 15 85 और 5 90 और 10 100 सही बन रहा है। इसका मतलब 2,000 प्लस 1,500 प्लस 750 प्लस 250 और प्लस 500 बराबर 2,000 और 2,000 4,000 और 750 250 1,000, पूरे 5,000 रुपए का खर्चा हमारा हो गया। इस प्रकार से हम इनको निकाल सकते हैं, और निकाल करके फिर हमसे इसके ऊपर आगे भी सवाल पूछ सकता है कि किससे सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में खर्च किया, सबसे कम किस क्षेत्र में खर्च किया, या भोजन और दवाइयों में कितना अंतर है खर्च में। इस तरह के सवाल हमसे वो क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो बच्चों इस चीज के लिए हमें डरना नहीं है, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन होते हैं और इस चार्ट पर ही डिपेंड करते हैं। आलेख पे हमको साफ साफ दिख जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा हम समझदारी से काम लेंगे तो। अब बच्चों इसके बाद एक इसमें एग्जांपल दे रखा है, पाई चार्ट का ही है। देखो ये पाई चार्ट जो हमारा बनना है, इसमें एक हमको खास ध्यान रखना होगा बच्चों। जैसे ये हमारा वृत्त है, जो हमारा वृत्त है उसमें जो जिस जिस क्षेत्र में जिस मद में हमारा खर्चा शो कर रखा है, हमको उस त्रिज्य खंड को उस ही अनुपात में बनाना होगा। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर मैं थोड़ा सोचता हूं कि हमारा खर्चा इसमें 5,000 रुपए बताया था इसने, टोटल इनकम आय, अगर वो शिक्षा पर 50% खर्च कर रहा है, इसका मतलब हो गया इस वृत्त का आधा हम शो करेंगे, शिक्षा लिखेंगे यहां पर 50%, क्योंकि आधा चार्ट जो आधा वृत्त जो है हमारा शिक्षा पर काम आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वृत्त में से जो त्रिज्य खंड बनाएंगे हम, वो त्रिज्य खंड उसी अनुपात में बनेंगे जिस अनुपात में उन पैसों को खर्च कर रहा है। ये खास ध्यान रखने की बात है हमारी। तो इसमें हमको हो सकता है वो कोण निकालने पड़ेंगे, कितने डिग्री का कोण बनेगा जब जाके
त्रिज्या से हम कोण बना करके वृत्तखंड निकालेंगे। अब इसके बाद मान लो कि वो कह रहा है कि भाई 25% भोजन पर खर्च कर रहा है। अब बच्चा वो एक 25%, तो हम इसका फिर सीधा आधा हो गया, जो हो गया भोजन पर 25%, ये हमारे हो गया 75%। अब तक अब बच गया हमारे पास 25%। इस 25% में अगर मान लो 10 और 15 कर रहा है, 20 और 5 कर रहा है, तो उसके हिसाब से लगभग हमको निकालना पड़ेगा। अगर वो 12.5% करता है तो ठीक इसका बिल्कुल एकदम आधा कर देंगे। ये भी 12.5% हो गया और ये भी 12.5% हो गया। इसका मतलब है कि बराबर त्रिज्यखंड बनेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि जिस अनुपात में पैसे वो खर्च कर रहे हैं हम, उसी अनुपात में हमारे त्रिज्यखंड भी बनेंगे। अब जैसे इसके अंदर है, एक दिन में एक बच्चे के द्वारा व्यतीत किया गया समय 8 घंटे सोने में, 4 घंटे गृह कार्य करने में और 3 घंटे अन्य कार्यों में, 3 घंटे खेल में और 6 घंटे स्कूल में। तो दिन भर में देखो 8, 6, 14, 3, 17 और 3, 20 और 4, 24। पूरे दिन भर के रात के मिलाकर के 24 घंटे का दिन हमारा होता है। तो उस 24 घंटे में से उसके पूरा समय दर्शाया गया है कि कहां कहां पर किस किस काम में कितने समय को व्यतीत वो कर रहा है। अब उसी के अनुपात में हम उसमें उसके त्रिज्यखंड निकालेंगे, पहले कोण निकालेंगे कितने डिग्री कोण बनना है, और उसी हिसाब से कितने डिग्री का कोण बना करके उस हम पाई चार्ट को तैयार करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये इसको अब मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा। सोना गृहकारी है, अन्य खेल और स्कूल। सोने में खर्च कर रहे हैं वो 8 घंटे, स्कूल में खर्च कर रहे हैं वो 6 घंटे, खेल में खर्च कर रहे हैं वो 3 घंटे, अन्य में कर रहे हैं वो 3 घंटे और गृह कार्य में 4 घंटे। अब इसका जो हम निकालेंगे कि डिग्री कितने का कोण बनना है यहां पर, या संपूर्ण भाग का कितना हिस्सा है वो निकालेंगे। तो सोने घंटों की समय संपूर्ण दिन पहले देंगे 8 और 4 12 और 3 15 और 3 18 और 6 24 घंटे को टोटल। टोटल टाइम हमारा जो है वो 24 घंटे का है। 24 घंटे में बांट करके अलग अलग क्षेत्र में उसका समय इसमें दिखा रखा है। अब हम देखें गृह कार्य में वो टोटल टाइम का कितना खर्च कर रहा है। गृह कार्य में टोटल टाइम का कितना खर्च कर रहा है, तो पहले लिखेंगे हम कुल समय 24 घंटे। अब इसका भाग क्या होगा, देखो कितना हिस्सा खर्च कर रहा है वो 4/24। 24 में से 4 घंटे खर्च कर रहा है तो 4/24, इसका मतलब 4 एकम 4 4 से 1/6, यानी कि छठा हिस्सा। अगर 6 हिस्सों में बांटते हैं पूरे टाइम को तो 1/6 वो 1/6 भाग खर्च कर रहा है
6 में से एक हिस्सा। अब इसका अगर हम देखेंगे भाई इसके लिए कोण कितने का बनाना होगा हमको, जो हमने गृह कार्य का टाइम लिया है, इस गृह कार्य के जो पाई चार्ट बनेगा, ये त्रिज्यखंड जो बनेगा गृह कार्य के लिए, ये कितने डिग्री कोण बनाना पड़ेगा हमको, ये चीज समझना है हमको कि यहां कोण कितने का बनेगा। पहले हम इस कोण को बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, हम एक त्रिज्या खींच लेते, सिंपल कोई भी त्रिज्या खींच ली हमने, और उस त्रिज्या से फिर हम कोण बनाते हैं। तो कितने डिग्री कोण बनना है यहां पर वो निकालना होगा। तो हमारा आया वो संपूर्ण भाग का 1/6 भाग, संपूर्ण भाग का 1/6 भाग जब हमारे यहां पर आया। अब पूरा जो कोण होता है 4 डिग्री ऐसे घुमाकर अगर हम बच्चों कोण बनाते हैं, ये पूरा जो घूमता है कोण जो होता है 360 का, कितना होता है 360 कोण बनता है चारों तरफ। पूरा जो कोण होता है राउंड में वो 360 डिग्री का बनता है। आपको पता होगा कि ये कोण जो हो गया 180 का, और पूरा घूम करके अगर यहां से यहां तक पहुंच गए वापस, तो 180 ये और 180 ये, तो 360 डिग्री का पूरा कोण होता है। अब इसमें से हम निकालेंगे 360 में से कितना हिस्से में आया इसका, 6 36 60, यानी कि 60 डिग्री का कोण आएगा हिस्से में गृह कार्य में। यहां हम जो कोण बनाएंगे वो 60 डिग्री का बनाएंगे। 8 घंटा सो रहा है वो, तो 8/24 मल्टीप्लाई 360, 8 एकम 8, 8 3 24, और 3 से काटेंगे तो 12 3 36, 120 डिग्री। सोने वाला जो टाइम हमारा कोण जो ये बनेगा 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। क्वेश्चन हमसे बच्चों वैसे पूछ सकता है कि इतना इतना टाइम खर्च कर रहा है ऐसे ऐसे इतने में से, और उसका पाई चार्ट तैयार करिए। तो हमें इस प्रकार से कोण निकाल करके उस हिसाब से कोण बना करके एकदम एक्यूरेट पाई चार्ट हमारा तैयार करना होगा। 6 घंटे खर्च कर रहा है स्कूल जाने में, स्कूल में रहता है 6 घंटे, तो 6 घंटे 6/24, 24 में से 6 घंटे खर्च कर रहा है, तो 360 कोण बनाएंगे। 360 में से कितने हिस्से में आएगा, तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, और 4 नीम 36, या 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बनेगा हमारा किसमें, स्कूल के में। तो ये हो गया एकदम ऐसे, और इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये 90 डिग्री कोण बन जाएगा। ऐसे हम पूरे पाई चार्ट को तैयार करेंगे। बच्चों अब आज हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, इसी आधार पर देखेंगे पहला क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछ रहा है, उसको ठीक से हम समझेंगे। हमारा जो चैप्टर है आज वो 4.1 का प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। इसमें वही पाई चार्ट बना हुआ है, वृत्त आलेख। अब हम इसको बनाएंगे, तो नाप के बनाने जरूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन किस हिसाब से हमसे पूछता है उस हिसाब से हमको, अगर वो पाई चार्ट तैयार करवाता है हमसे, तो हम उसको एक्यूरेट बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें कह रहा है हमसे ये मनोरंजन। लोग 30%, शास्त्रीय 10%,
उप शास्त्रीय 20%। इसमें देखेंगे, ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन हमारा है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का, किसी शहर के युवा व्यक्तियों का एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। किसी शहर में एक युवा समूह का एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में यह जानने का प्रयास किया गया कि युवा जो है वो किस किस प्रकार के संगीत को पसंद करते हैं, किस किस मात्रा में। आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इन्होंने हमको पाई चार्ट पहले से ही बना करके दे रखा है, हमको पाई चार्ट नहीं बनाना है। उस हिसाब से एक ऐसे ही मॉडल के रूप में पाई चार्ट तैयार कर लेंगे। इस पाई चार्ट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है बच्चों, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया? तो कुल युवा व्यक्ति की संख्या, ये हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2, तो पहले कर लेते हैं एक बार, हम फिर एक एक करके देख लेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, 20 का मतलब हमारा शास्त्रीय संगीत कहां पर है? यहां पर है। बच्चों ये जो पाई चार्ट तैयार किया गया है ये 100 व्यक्तियों को मान करके तैयार किया गया है कि 100 व्यक्ति है टोटल। देखिए 40%, 30 70% हो गए, 30 मिला करके 10 मिला के 80%, और 80 और 20 100। यानी कि ये पाई चार्ट 100 व्यक्तियों को टोटल मान करके, 100 युवा व्यक्तियों को टोटल मान करके या 100 युवाओं को मान करके पाई चार्ट तैयार किया गया है। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगर ये जो 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत, अगर ये 100 में से शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले युवा बराबर कितने हैं? 10। 100 में से शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले युवा कितने हैं? 10 है। ये हमको दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि अगर ये संख्या 20 है, पसंद करने वालों की संख्या अगर 20 है, तो कुल कितने युवाओं का सर्वे किया गया? अब हमें ये क्या है, उल्टा रखना होगा, और हमको क्योंकि निकालना क्या है, टोटल संख्या निकालनी है। तो जो संख्या निकालनी है वो इधर आती है हमेशा। तो अब हम लिखेंगे, क्योंकि अगर 10 युवा पसंद करते हैं किसको? शास्त्रीय संगीत को, तो कुल है 100। अगर एक पसंद करता है तो 100 बटे में 10। अगर ये पसंद करने वाले 20 हो तो फिर कुल कितने हैं? अगर ये संख्या 20 हो जाए तो 100 बटे में 10 मल्टीप्लाई 20, 0 से 0, 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 दाई का 200, 200 युवा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 20 युवा शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल जो युवाओं का सर्वे किया गया था उनकी संख्या 200 होगी। इसके हिसाब से ये जो संख्या दे रखी है, यहां कंफ्यूज मत होना,
ये परसेंटेज है बच्चों। परसेंटेज का मतलब यहां पर होता है कि 100 माना है इन्होंने संख्या टोटल, कंप्लीट जो युवा है जिनका सर्वे किया गया है वो 100 मान करके इन्होंने ये परसेंटेज दर्शाई है। जबकि 100 थोड़ी है, वो ज्यादा हो सकता है, 5,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, लेकिन इस 100 मान के इन्होंने ये संख्या दर्शाई। फिर हमको कितना है वो निकालना होता है 100 के साथ में। अब हमने माना कि 100 अगर पसंद करते हैं, 10 पसंद करते हैं तो कुल 100 मान रखा है हमने, 1 पसंद करता है तो 100 बटे में 10 हो गया, अगर 20 पसंद करते हैं तो मल्टीप्लाई 20 करके 200 युवा कुल आ गए। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया? इनमें से देखो किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक युवाओं के द्वारा पसंद किया गया? 10%, 20%, 30% और 40%। इसका मतलब क्या हुआ कि मनोरंजन वाला जो संगीत है, एंटरटेनमेंट वाला, वो संगीत ज्यादा युवाओं के द्वारा पसंद किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा मनोरंजन संगीत। ज्यादा युवाओं के द्वारा पसंद किया गया। तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1,000 सीडी तैयार करे या बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगा? ये है क्वेश्चन। अब मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों। या लोकगीत लिख रहे हैं। अगर कंपनी 1,000 सीडी कंपनी 1,000 सीडी तैयार करे तो वह कंपनी प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी तैयार करेगी? ये क्वेश्चन है हमारा। वो कंपनी शास्त्रीय संगीत की सीडी भी तैयार करती है, वो कंपनी उपशास्त्रीय संगीत की सीडी तैयार करती है, वो कंपनी मनोरंजन सीडी भी तैयार करती है, वो कंपनी लोकगीत की सीडी भी तैयार करती है। लेकिन समस्या हमारे सामने जो रखी है वो ये रखी गई है कि कितनी कितनी संख्या होगी उन संगीतों की, कितनी कितनी सीडी बनाई जाएंगी कंपनी के द्वारा उन संगीतों की, किस संगीत की कितनी सीडी होना जरूरी है। तो कहने का मतलब अब हमारे पास वही सवाल इस प्रकार से आ गया, क्योंकि पहले अगर हम बात करें मनोरंजन, बच्चों पहले मैं थोड़ा बड़े तरीके से समझाऊंगा, आसानी समझ में आएगा, शॉर्ट हम बाद में करते रहेंगे। चूंकि 100 में से कितना मान रखा है उन्होंने? 40। 100 में से 40। अब देखेंगे अगर टोटल सीडी 100 है तो 100 में से मनोरंजन की सीडी की संख्या कितनी है? 40। 100 में से मनोरंजन की सीडी की संख्या कितनी है? 40, क्योंकि 100 मान रखा है हमने, 100 में से 40 है। अगर इसलिए एक में से कितनी होगी? ये ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, भाग लग जाएगा, एक के लिए भाग लगता है तो 40 बटे में 100। अगर ये संख्या 100 न होकर के 1,000 सीडी तैयार करे कंपनी, तो उन 1,000 में से कितनी संख्या होगी मनोरंजन की सीडियों की? 1,000 में से संख्या होगी बच्चों 40 बटे में 100 मल्टीप्लाई 1,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 40 को 10 से गुणा करेंगे तो 400। टोटल 400 सीडी बनानी पड़ेगी कंपनी को मनोरंजन संगीतों की।
इसके बाद मनोरंजन के बाद में आता है उपशास्त्रीय संगीत। अब बच्चों मैं शॉर्ट में करूंगा इसको। 100 में से कितनी है 20, 100 में से 20 है तो 1000 में से कितनी होंगी फिर उसकी, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 ढाई के 200, यानी 200 सीडी जो होंगी वो होंगी उपशास्त्रीय संगीत की। नंबर 3 शास्त्रीय संगीत। दस बटे में 100, यानी 100 में से 10 तो 1000 में से कितनी, 2 जीरो 2 जीरो, 10 ढाई 100, 100 सीडी होंगी शास्त्रीय संगीत की। नंबर 4 लोकगीत या लोक संगीत मान लो, लोकगीत मान लो, इसकी है 30%, तो 30 बटे में 100, 30 में से 100 में से 30 है तो 1000 में से कितनी होंगी, 2 जीरो 2 जीरो, 30 को गुणा करेंगे 10 से तो 300 सीडी हो गई हमारी इसकी लोक संगीत की या लोकगीत की या लोक संगीत। अब देखेंगे 400, 200, 100 और 300, टोटल सीडी 1000 होनी चाहिए पूरी, तो हमारा सवाल एकदम सही है। तो 400 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 300, 400 200 600, 700 700 और 300 1000 सीडी। इस प्रकार से उसको पूरी बनानी पड़ेगी कंपनी को। इस प्रकार से हमको इनके सवाल हल करने होंगे। तो बच्चों आज की क्लास यही खत्म होती है और आगे के जो सवाल हैं हम उनको अगली क्लास में हल करेंगे। धन्यवाद।